जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद नजीबुल हसन। आई एम वर्किंग एज अ साइबर क्राइम एनालिस्ट इन CCW FIA। तो इस टाइम पे आप सारे जानते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जिसको आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मैसेज ना आया हो। हमारे पास आया है। मैंने कहा कोई ऐसा एक बंदा जिसके बाद ना आया हो। हमारे पास कोई बंदा नहीं है। अच्छा, आपको कॉल्स भी आती रहती होंगी रेगुलरली डिफरेंट नंबर से, जिसमें आपको ये बताया जाता होगा कि भाई आपका क्या लगा है, कोई नाम निकला है या कुछ और हुआ है या इस किस्म की चीज़ें। अच्छा, हो ये भी हो सकता है कि आप में से किसी ने सोशल मीडिया पे भी रीच करने की कोशिश की हो। स्पेशली फेसबुक के ऊपर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि अगर वो अपने नाम से प्रोफाइल बना लें तो बहुत ज़्यादा स्पैम मैसेजेस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उनको यानी कि उनकी तरफ भेजना शुरू हो जाते हैं। लोग मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं सारा कुछ। अब बात क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमने समझना है कि साइबर क्राइम है क्या। अब जब भी हम एक जेन्युइन एक नॉर्मल सी क्राइम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पे कोई चोरी हो रही है, तो वो चोरी किस तरह से आपको मुतासर करती है कि भाई आपका पैसा चुरा लिया गया, आपकी बाइक चुरा ली गई या कुछ इस किस्म की चीज़ें हो गई। बाइक अगर फॉर एग्जांपल आपकी चोरी कर ली जाती है तो बाइक चोरी होने से आप बहुत उस तरह से सच एज इमोशनली हर्ट नहीं होते। लेकिन साइबर क्राइम में जब कोई शख्स कोई डिजिटल गैजेट यूज़ करके और किसी भी तरीके से वो आपके डाटे को थेफ्ट करने की कोशिश करता है और उस डाटे की बेस पे बाद में आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है या हरास करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस सूरत में सिचुएशन बहुत ज़्यादा इमोशनली सीरियस हो जाती है। तो साइबर क्राइम आज के दौर में अगर हम बात करें तो 2018 से लेकर 2020-21 तक साइबर क्राइम में पाकिस्तान में राउंड अबाउट 83% इंक्रीज़ आया है। उसकी वजह क्या है कि अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा आम हो गई है। अब ऑलमोस्ट पहले हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, और सच एज मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं भी हो रहा था, लोग उतना ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। अब क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर बंदा ही एक पॉकेट में कम से कम एक गैजेट तो कैरी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लैपटॉप्स भी हैं, आप सिस्टम्स पे भी हैं। अच्छा, दिन में कौन सा ऐसा शख्स है जो कि इंटरनेट पे नहीं जाता, जो ये दावा कर सकता है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता? आप में से कोई एक शख्स, डू वी हैव? ठीक है। अब रिसेंटली मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें इस टाइम दुनिया की 60% पॉपुलेशन यानी 60% आबादी हर टाइम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि 60% आबादी ऐसी है जो कि हर टाइम इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट क्या है, ग्लोबल विलेज है जो कि आपके तमाम दुनिया के नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहा है। और आप जो भी यहाँ पे एक सिंगल क्लिक कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए अमेरिकन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। अमेरिका से कोई शख्स बैठा हुआ यहाँ पे चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है, आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। चीज़ें बड़ी फास्टली हो रही हैं इस दौर में। अब जब हम इस सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि चीज़ें इतनी तेज़ कम्युनिकेट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो इसके साथ साथ लोगों ने क्राइम्स करने के भी डिजिटल मेथड ढूंढ लिए हैं। अब क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं कि लोग इस टाइम पे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स पर। तो वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपसे फ्रॉड करने के लिए अल्टीमेटली सहारा किसका ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का। अब इसमें 2 से 3 किस्म के ग्रुप्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। कुछ हैं स्मार्ट ग्रुप्स जो कि बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ मुख्तलिफ़ जगहों से डाटा गैदर करके, जिसमें डार्क वेब भी आ जाती है, डिफरेंट फॉरम्स भी आ जाते हैं, और वहाँ से डाटा गैदर करके वो आपके डाटे से क्या करते हैं, उसमें से चीज़ें निकालते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि जैसे कि आप इस टाइम पे डार्क वेब पे बहुत सारे डाटा ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें आप लोगों की जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है कि आपका नाम क्या है, आपके नाम पे कितने सिम्स अवेलेबल हैं, और आपका एड्रेस क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आपके फैमिली ट्री क्या है। अब ये इन्फॉर्मेशन आप सब की, जो कि 2020 तक लोग रजिस्टर्ड थे, यानी कि जिन्होंने 2020 से पहले कोई भी सिम बाई की है, कुछ भी है, ये डाटा ऐसा डाटा है जो कि डार्क वेब पे अवेलेबल है। आपने अक्सर किसी ने मोबाइल फ़ोन पे ऐप भी शायद ट्राई की हो, जिस पे मुख्तलिफ ऐप्स अवेलेबल हैं, जिस पे आप किसी का नंबर डालते हैं तो आपको क्या आ जाता है, उसकी CNIC की डिटेल आ जाती है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, ये डाटा अवेलेबल है तो ऐसी ऐप्स बन रही हैं ना उस पर।
तो अब परेशानी की बात क्या है कि जब इस तरह की डाटा उनके पास अवेलेबल है, अब कोई शख्स आपको कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि जी मैं आपके बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपका नाम ये है, ठीक है, आपने आपके नाम पे ये सिम्स हैं, आपका CNIC नंबर ये है, आपने इस डेट को अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, और उसके बाद वो आपको मज़ीद आपको कंफर्म करने के लिए आपकी वालदा का नाम भी बता देता है, जो कि इन्फॉर्मेशन बैंक्स आपसे वेरीफाई करते हैं कि भाई अगर आप बैंक कॉल करें अपना ATM एक्टिवेट करवाने के लिए तो वो आपसे क्या पूछते हैं कि वालदा का नाम बताएं या बाकी चीज़ें बताएं। तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जब कोई आपको बता रहा होता है तो उसके बाद एक टाइम चाहे जितना भी रीज़नेबल बंदा हो, जितना भी समझदार बंदा हो, वो एक दफ़ा परेशान होता है कि भाई चीज़ ये कौन कॉल कर रहा है, क्या कोई वाकई मेरा कोई कार्ड ब्लॉक तो नहीं कर दिया गया, वाकई मेरे अब नया एक स्टाइल पिछले दिनों शुरू हुआ कि आपको डराया जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी सस्पिशियस हो गई हैं जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट में आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उसको चेक करने के लिए और सारा कुछ, यानी कि इस तरह से भी आपको डराया जाता है आपको उस पर, या फिर आपको कहा जाता है कि जी आपका ATM कार्ड क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, उसको दोबारा बहाल करने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे होते हैं, आपको पता है आप लोग सारे शॉपिंग के लिए मोस्टली अब कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कार्ड को जाके स्वैप कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब कार्ड्स मशीन जो हैं वो उनमें अगर एक छोटा सा सेंसर लगा दिया जाए तो कार्ड मशीन क्या करती है, जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो वो आपके कार्ड का डाटा भी साथ साथ रिकॉर्ड कर लेती है। कितने सारे पेट्रोल यानी फिलिंग स्टेशंस पे आपने अपना कार्ड दिया, आपको नहीं पता कि कार्ड वो आपसे लेकर गया और वापस आके उसने आपको कार्ड वापस कर दिया, रसीद दे दी, डेट्स ऑल, आप खुश हो गए कि भाई जितने मैंने फ्यूल डलवाया था उतने ही एक्चुअली अमाउंट मेरी डिटेक्ट हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दौरान में कि किसी ने किसी एक सेंसर के ऊपर जस्ट कार्ड को ऐसे पंच करना है और आपका सारा कार्ड का डाटा किस में चला जाना है, उसके पास चला जाना है। अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ आपका एक पिन कोड। अगर वो पिन कोड नहीं भी चाहिए तो अब वो उसका डुप्लीकेट कार्ड बना के, अगर आपका कार्ड लाइव है तो वो किसी भी जगह पे उस कार्ड को यूज़ कर सकता है। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जिस शख्स ने आज तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की, कार्ड को कभी किसी जगह पे स्वैप नहीं किया, ठीक है, सच एज उसको कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग का कभी मैसेज नहीं आया होगा कि भाई आपको लगाओ कि भाई कि आपका कार्ड कहीं यूज़ हो गया। अब दो तरह के स्कैम इस टाइम फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हो रहे हैं। एक होता है ATM स्कैमिंग का स्कैम। उसमें क्या होता है कि कुछ ATMs जैसे साइट पर लगी हुई होती हैं जिसका किसी को पता नहीं होता, मोस्टली जिनके ऊपर ग्रीन कलर का कवर आपको नज़र आता है ATMs के ऊपर, ठीक है। उन ATMs में क्या होता है कि आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया, कार्ड इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ कि आपने तो अपनी पेमेंट निकाल के आप चले गए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि रिसेंटली भी हमने स्कैमर्स पकड़े हैं जिसमें उन्होंने उस जैकेट के ऊपर एक और जैकेट लगाई हुई होती है ग्रीन कलर की, जो देखने में आपको पता ही नहीं चलता, और साथ उन्होंने एक छोटा सा पिन होल कैमरा लगाया हुआ होता है जहाँ पे आप अपना पिन इंसर्ट करते हैं। अब जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट की, आपके कार्ड को उन्होंने स्कैन किया, आपका पिन कोड भी उनके पास आ गया, उनको सिर्फ और सिर्फ अब 10 मिनट लगने हैं आपके कार्ड का एक डुप्लीकेट कार्ड बनाने में। पिन कोड उनके पास आ चुका है। अब वो क्या करेंगे, जस्ट उस पिन कोड को किसी ऑनलाइन शॉपिंग में अपनी एक वेबसाइट उन्होंने बना रखी होती है, प्ले स्टोर पे या किसी भी जगह पे कोई ऐप बना रखी होती है, वो उस प्ले स्टोर की ऐप में सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे जो कि डायरेक्टली उनके अकाउंट में चली जाएगी, डेट्स ऑल। अब उस पर आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि भाई क्या हुआ, कि भाई ठीक है जी एक ऑनलाइन परचेज़ हुई थी, ठीक है। अब मैं इसका प्रोसीजर बाद में बताऊँगा कि इन तमाम चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। मैं भी आपको सिर्फ थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि इस टाइम क्या चल रहा है। अब ये सारा हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरह से, एक तो ATM फ्रॉड हो गया, उसके बाद दूसरा क्या हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड। मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें आपने कहीं भी कार्ड जाके स्वैप किया। अब लाजमी नहीं है कि वो हर जगह पे हो, जैसे कि बड़े यूटिलिटी स्टोर्स हैं, सारा कुछ है, उनमें मैं नहीं कहता कि आपके कार्ड्स को वो इतने यानी कि फ्री बैठे हैं कि वो आपके कार्ड के साथ चिप लगा के वो चीज़ें कर रहे होंगे। कुछ ऐसी जगह, कोई नॉन पब्लिक जगह, कोई नॉन फेमस जगह या कुछ ऐसा जगह पे आपने यूज़ कर लिया, ये हम लोग मेक श्योर नहीं कर सकते कि किस जगह पे वो आपका कार्ड स्कैन कर लेंगे। अच्छा, दूसरा, आपको कॉल्स करके वो आपसे एक और तरीका क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन लगा देते हैं। आपकी डिटेल्स उनके पास आ चुकी होती हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती हैं। वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट पे एक OTP भेजते हैं ट्रांसफ़र का, यानी कि वो उस वक्त तक आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस कर चुके होते हैं। सिर्फ उनको क्या चाहिए होता है, आपका OTP। OTP क्या होता है,
वन टाइम पासवर्ड। अब वो पीछे बैठे हुए आपका ट्रांजेक्शन लगा चुके हैं, या तो उनके पास आपका कार्ड बना हुआ है, ठीक है। अब कार्ड में आपने क्या सिक्योरिटी लगाई हुई है, आपने आपने कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगी, जब तक आप OTP नहीं बताएंगे। अब वो पीछे बैठा हुआ ट्रांजेक्शन लगा के बैठा हुआ है कि उसने एक चीज़ बाय करनी है, उसने आपके कार्ड से वो चीज़ ऑनलाइन बाय करने के लिए ट्रांजेक्शन लगाई हुई है। आपको क्या जनरेट किया है, OTP, क्योंकि आपने सिक्योरिटी लगाई हुई थी। अब वो क्या करेगा, वो आपको कॉल करेगा, वो आपको कॉल करके किसी भी बहाने से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा कि जी वो आपको एक कोड आया है, और आपका किसी इन्फॉर्मेशन के लिए बैंक ने आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कोड भेजा है, या हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं जिसकी वजह से हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं तो हमने आपको कोड भेजा है। अब यहाँ पे कौन लोग इस फ्रॉड का शिकार होते हैं? वो लोग जो सामने वाले की बात को गौर से नहीं सुनते। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या हो गई है कि अब बैंक के जेन्युइन नंबर से आपको कॉल आ रही हैं। पहले क्या हो रहा था कि लास्ट ईयर तक ये फ्रॉड बड़ा इजीली ट्रैकेबल हो गया था, इसमें कमी भी आ गई थी क्योंकि कॉल्स आती थी आपको डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स के नंबर से। अब क्या हो गया, अब इस फ्रॉड ने क्यों सीरियसनेस ज़्यादा इख्तियार कर ली, अब इन लोगों ने डिफरेंट किस्म के यूँ कह लें कि ग्रे नेटवर्क्स के ज़रिए कॉल को स्पूफ करके, नंबर को स्पूफ करके आपको जेन्युइन नंबर से कॉल करना शुरू कर दी। वो जेन्युइन नंबर एक्चुअली जेन्युइन नहीं होता, वो एक फेक नंबर होता है जो कि बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा प्रिटेंड होता है कि जैसे जेन्युइनली आपका बैंक कॉल कर रहा है, ठीक है। उसमें बंदा और परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हुआ, और फिर जब वो आपको कहते हैं कि जी हमने तो आपको कोड भेजा है, अब आप कोड बता, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने वो 400 का 600 का कोड बताया, उनको वही चाहिए था। पीछे वो ट्रांजेक्शन लगा के बैठे होते हैं और आपके तमाम के तमाम पैसे उस टाइम पे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन ना कैलकुलेटेड लगाई होती है, एक बड़ी ट्रांजेक्शन लगाई होती है जो कि मैक्सिमम आपके पैसों को वहाँ से विड्रॉ कर लेती है। इसी तरीके से जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, उनमें आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ स्कैम किया जाता है। क्या किया जाता है कि मोस्टली लोगों को ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से इनको पता होता है अपने नेटवर्क्स के थ्रू कि इस बंदे के अकाउंट में कितनी पेमेंट पड़ी है। वो क्या करते हैं, आपकी पेमेंट, उसमें भी यही है कि अगर किसी के अकाउंट से आपने पेमेंट निकालनी है और वो आपको कोड दे देता है तो आप उसमें अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। मोबाइल जैज़ कैश में भी ऐसा ही है और इजी पैसा में भी ऐसा ही है। आपको कॉल करके क्या कहा जाता है कि जी गलती से आपके नंबर पे कुछ पैसे आ गए, और आपको हैरान कुन बात बताऊं, पैसे ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। यानी कि आपको मैसेज आएगा कि आपके नंबर पे 1000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, ओके। अब आप सोचते हैं कि भाई पता नहीं किसने ट्रांसफ़र कर दिए, इतने में आपको 10 मिनट बाद कॉल आ जाती है कि वो जी गलती से आपके नंबर पे ये पैसे आ गए, आप प्लीज़ मुझे एक मेहरबानी कर दें, मैं फ़लानी जगह पे खड़ा हूँ, बड़ा मजबूर हूँ, मुझे उस पैसों की बड़ी ज़रूरत थी। फुल आपको मजबूरी का एहसास दिलाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा फ़ौरी तौर पे आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दें, ये मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, दुकानदार के पास ही खड़ा हूँ, ये बात करें, ठीक है। आगे से एक और बंदा कहेगा अच्छा जी ये बात आपको ये गलती से आ गए, आप ये कोड बता दें, इसके पैसे खुद ब खुद उसको वापस आ जाएंगे। अब वो नेकी का तो हमारे अंदर माशाल्लाह से वो क्या कहते हैं ना, अंसर कूट कूट के भरा हुआ है। तो हमने कहा अच्छा यार अब मेरे कोड देने से एक बंदे के 1000 रुपये वापस चले जाएंगे तो क्या होता है, ठीक है ना। हमने वो कोड बताया, पता चला वो जो आपके अकाउंट के अंदर 22,000 रुपये पड़े थे ना, और 1000 रुपये वो थे, 23,000 हुए थे, 23 के 23 चले गए, ठीक है ना, कि सिर्फ आपने एक कोड बताया और सारा कुछ। अब ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल फैक्टर हैं। मैं ज़रा इनका अब आपको हल सोल्यूशन बता दूं कि इन चीज़ों से आप किस तरह से आज के दौर में बच सकते हैं, क्योंकि अब इनके बगैर गुजारा तो है नहीं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल बैंकिंग छोड़ दें, बैंकिंग छोड़ दें, ई बैंकिंग छोड़ दें, तो ये सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है ना कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो हमारा सबसे बड़ा इन फ्रॉड्स का शिकार होने की वजह है ना, वो क्या है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे बैंक कॉल करता है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे इंश्योरेंस वाले कॉल करते हैं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं। अगर आप इसको उल्टा सोचें ना कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हैं, किसी को क्या ज़रूरत वो आपको कॉल करे। बैंक्स वाले बेचारे कह के थक गए हैं कि हम आपको कॉल नहीं करते, सब ने कह दिया कि हम आपको कॉल नहीं करते, सिवाय इसके कि आप खुद कॉल करके अपना कार्ड वेरीफाई ना करवाएं। इसके अलावा अब वो कॉल आपको नहीं करते। लेकिन हमारे अंदर तो एक फैक्टर है कि जी आई एम द इम्पॉर्टेंट वन, और मुझे तो साथ वाले को भी बताना है कि मुझे तो जी मेरा बैंक कॉल करके मेरे से
इंफॉर्मेशंस लेता है, मेरा तो बैंक कॉल करके मुझे अपडेट करता है, ठीक है। हमारे अकाउंट में अमाउंट पड़ी होती है 15,000 और हम अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं लाइक जैसे कि आपको पता है बिजनेस अकाउंट में आपको बैंक्स रेगुलरली अपडेट करता है। बिजनेस अकाउंट में आपको बताता है कि जी ये बंदा आया हुआ है चेक लेके, क्या ये मैं इसका चेक आपको चेक काट दूँ या ना काटूँ। मैनेजर आपको कॉल कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है और सारा कुछ, यानी कि वो एक सेंस है। अब वो एक बिजनेस अकाउंट है, उस बंदे ने पैसे अकाउंट में बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, सारा कुछ है, वो उस तरह से चल रहा है। अब हमारे अंदर ये जो फैक्टर है ना इम्पॉर्टेंट का, ये हमें इस फ्रॉड के अंदर सबसे पहले शिकार होने की वजह बनाता है। अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ, क्या ज़रूरत है किसी को कि वो मुझे कॉल करे, ठीक है, तो आप वो कॉल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। या जैसे ही बंदे ने कॉल उठाया, कहा अस्सलाम वालेकुम आई एम कॉलिंग फ्रॉम द बैंक, आप कहेंगे ये फेक कॉल है, आप एक्स्ट्रा बात ही नहीं करेंगे, आप उस सोचने की तरफ नहीं जाएंगे कि भाई क्या हो गया, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मेरा कार्ड ब्लॉक हुआ, कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ, दैट्स ऑल। आपके इन्वॉल्व हुए बगैर कोई भी शख्स सिवाय एक फ्रॉड के जिसमें एटीएम स्कैमिंग हो रही है, उसका भी बचने का तरीकाकार क्या है कि एटीएम पे जाएं तो एक दफ़ा उसको जो जहां आप कार्ड इंसर्ट करते हैं उस जगह को आप पकड़ के अच्छी तरीके से हिलाएं, ठीक है, कि भाई कहीं वो जगह क्योंकि वो ग्लू से लगी हुई होती है, क्योंकि उन्होंने उसको हटाना होता है, इसलिए उसको ज़्यादा मजबूती के साथ वो लोग नहीं लगाते। आप उसको ऐसे हिला के देखें कि भाई वो जगह निकल तो नहीं आती बाहर। अगर वो जगह बाहर निकल आती है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से एटीएम स्कैमर पकड़े और हमें रिपोर्ट किया है, तो अगर वो जगह बाहर निकल आती है फौरी तौर पे आप उसको रिपोर्ट करें साइबर क्राइम को। अच्छा, दूसरी ट्रिप क्या है कि आप जहाँ पे कार्ड इंसर्ट करते हैं, यानी आप नंबर इंसर्ट करते हैं, उस जगह को थोड़ा सा यानी कि देखें कि वो विजिबल तो नहीं है, अपनी जगह से ज़्यादा उभरी हुई तो नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बाज़ औक़ात में पंच कार्ड लगाया हुआ होता है एक एक्स्ट्रा, जो आपके नंबर्स को रिकॉर्ड करता है। अगर वो कैमरा नहीं लगाते तो पंच कार्ड लगाते हैं। एक ये एहतियात कर लें। दूसरा क्या कर लें, देख लें उस जगह के ऊपर सामने कि कोई ऐसी जगह कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ जो या कोई एक्स्ट्रा सुराख तो आपको नज़र नहीं आ रहा उस जगह पे कोई छोटा, जो यानी कि जिससे आपको लगे कि भाई यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह लगाया जा सकता है। अब एक्चुअली हम लोग होते हैं जल्दी में, हमने पैसे निकालने होते हैं, बाहर गाड़ी चल रही होती है या बंदा बाइक पे वेट कर रहा होता है और बस हम जाते हैं, लाइन से थके हुए होते हैं और हमने मुकाबला करना होता है, सामने वाले को एहसास दिलाना होता है, देखा 1 मिनट की ट्रांजैक्शन थी तूने 5 मिनट लगाए हैं, ठीक है ना। हम मोस्टली इस एहसास के अंदर जाके एटीएम में इतनी तेज़ी से ट्रांजैक्शन करते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ हुआ है, क्या कुछ लगा हुआ है। तो अगर आप अपनी एटीएम ट्रांजैक्शन में थोड़ा टाइम ले लें तो एटीएम के फ्रॉड से आप हम बड़े आसानी के साथ बच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनेंशियल साइड। अब उसके अलावा एक और फ्रॉड होता है, लेकिन वो इस्लामाबाद में ज़्यादा है। उसमें क्या होता है कि आपको ईमेल की जाती है कोई और आपको कहा जाता है कि जी आप जो है ना बड़े इम्पोर्टेंट बंदे हैं और आपके लिए मेरे पास एक स्कीम है कि मैंने सोचा है कि आपको मेरे क्लाइंट फौत हो गया और उसके पैसे जो है ना मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँ। ये बड़ा रेयर फ्रॉड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। इसका सबसे ज़्यादा मोस्टली शिकार जो होते हैं ना वो आपके रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनको स्पेशली ईमेल्स की जाती हैं। अच्छा, आपको कहा जाता है कि जी इतनी पेमेंट है और हम चाहते हैं कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए और फिर हम उसमें म्यूचुअल शेयर कर लेंगे, ठीक है। अब बंदा कहता है लो घर बैठे बैठे पेमेंट आ रही है, मैंने करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ इनकी मेल्स के जवाब ही दे रहे हैं ना, आसान है ना। आपको पता है मेरे से ना कोई मेरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा, वो आपसे जनरल डिटेल मांगेगा। अच्छा, आप अपना बैंक अकाउंट बता दें जिसमें हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी डिटेल्स बता दें। अच्छा, कुछ अर्से बाद वो आपको कहेगा कि जी मसला ये है कि बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो आप पकड़े जाएंगे, हमने सोचा है कि आपको पैसे ना थ्रू पार्सल भेज दें, ठीक है। बंदा कहता है अच्छा ये भी ठीक है, अब पार्सल की जिम्मेदारी हमारी होगी, कस्टम क्लियर हम करवाएंगे पार्सल का, आपको पार्सल मिलेगा, उसमें कैश होगा, बाद में आप उसे ट्रांसफ़र करेंगे, डेट्स ऑल। इस तरह से, यानी कि आपको इस तरह से करके उस फ्रॉड की तरफ लाया जाता है। एंड में क्या होता है, आपको कहा जाता है कि आप कस्टम पे कर दें, पार्सल आ चुका है। आपको एक कस्टम का नाम पे एक बंदा कॉल करता है और कहता है कि जी पार्सल आ गया, आप इतनी आपके तो कोई पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन इसकी ड्यूटी जो है ना पार्सल की वो तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। अल्टीमेटली ये थोड़ा सा डिसेंट फ्रॉड है और इसमें इसका बचने का तरीकाकार वही बात कि आपको कोई क्यों रब्ता करेगा, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर आप ये समझ लें तो आप इन तमाम फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जो साइड है हरासमेंट की साइड या फीमेल हरासमेंट, मेल हरासमेंट भी अब इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि
ब्लैकमेलिंग दोनों साइड से हो रही होती है। रेशो फीमेल हरासमेंट की ज़्यादा है कि फीमेल ज़्यादा हरास हो रही होती हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपने क्या पोस्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरत भी है किसी को अपने पिक्चर्स शेयर करने की। क्या आपको ज़रूरत है एक बंदे को, अभी आप सिर्फ आप सलाम दुआ की हद तक जानते हैं या आप उससे बातचीत कर रहे हैं, इस्लाम ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है ना महरम का, वो कॉन्सेप्ट बड़ा वैलिड है। अगर आप उस पर फॉलो कर लें ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उस रूल को फॉलो कर लें तो आपके साथ ये हरासमेंट वाला फ्रॉड नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इस रूल को फॉलो कर लें कि जो शख्स भी नामहरम है उसके साथ आपको एक्स्ट्रा पिक्चर्स, कोई भी चीज़ें या वीडियोस या कोई चीज़ें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असल में होता क्या है कि एक्चुअली लोग एतमाद करके अपनी चीज़ें शेयर करते हैं और बाद में किसी भी मोस्टली हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं वो किस वजह से आती हैं कि जी जब लड़की की शादी तय हो जाती है उस वक्त उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर कर चुकी होती है और उसके बाद वो बंदा यानी यूँ कह लें बदले के अंदर वो कि उसे ब्लैकमेल करता है कि अब तो मैं तुम्हारी चीज़ें लीक आउट कर दूंगा, वरना तुम मुझे पैसे दो या ये करो या फला, बहुत सारी चीज़ें फिर चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ के अंदर मैंने बस सिंपल सा एक रूल बता दिया आपको कि जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सिर्फ इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप इसको रिलीजन वाइज पढ़ें ना, आपको हर रिलीजन यही कॉन्सेप्ट देगा। ठीक है, कि लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए। अब और इसी तरीके से सोशल मीडिया पे हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पोस्ट करना है, किसी से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। अब चलें जी, अब इस सारी बात के बाद मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर करता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो अब वो कैसे रिपोर्ट करेगा, साइबर क्राइम कैसे काम करता है और उसके बाद हम कितना टाइम हमें लगता है कि डिफरेंट किस्म के फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने में। देखें, डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड में कोई भी ऐसा फ्रॉड जिसमें आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है किसी जायज़ कैश में, बैंक में या किसी भी ऐसी जगह पे, वो ट्रैकेबल है अनलेस बिटकॉइन में पेमेंट ना गई हो। अच्छा, बिटकॉइन से याद है एक और इम्पॉर्टेंट फ्रॉड मैं आपको बताना भूल गया, शायद उसमें बहुत सारे आप में से किसी ने इन्वेस्टमेंट भी की होगी। आजकल आपको ऑफर दी जाती है 10,000 का अकाउंट खुलवाएं, आपको हर महीने पर डे के हिसाब से इतना बोनस आना शुरू हो, 6 माह में आपका अकाउंट जो है ना वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रॉड को कहा जाता है हाइप। आपको एक्चुअली बताया जाता है आप माइनिंग कर में आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है या सारा कुछ किसी और जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं। इस टेक्निक का नाम क्या है? हाइप। हाइप आपको पैसा डबल करने की लालच दी जाती है 6 माह में या 4 माह में या 3 माह में, और आपसे इन्वेस्टमेंट ली जाती है बिटकॉइन के नाम पे। अब जब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं, आप सबूत भी नहीं दे सकते कि किसी को कि भाई आपने किसी को एक्चुअली पेमेंट ट्रांसफ़र की है। तो वो जब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, हमारे लिए हमारे हाथ क्यों बन जाते हैं? बिटकॉइन ट्रैकेबल नहीं है अनटिल अनलेस आपने किसी को बैंक अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं की। अगर आपने किसी को बैंक अकाउंट में पेमेंट की है तो उस पेमेंट के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि लेन देन को बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू या किसी भी डिजिटल तरीके से करें, वो इजीली ट्रैकेबल है। अब होता क्या है, जब भी किसी के साथ फ्रॉड होता है वो सबसे पहले या तो हमें ईमेल कर सकता है, ठीक है, और ईमेल करने के लिए वो हमें ईमेल कर सकता है helpdesk@nr3c.gov.pk के ऊपर। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, helpdesk@nr3c.gov.pk पे। ठीक है, इस पे हमें वो ईमेल कर सकता है या हमारी FIA की वेबसाइट पे जाके हमारा एक फॉर्म अवेलेबल है कंप्लेंट का, ठीक है, वो वहाँ कंप्लेंट कर सकता है, या फिर complaint@FIA.gov.pk पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हेल्पलाइन है 1991 1991। ठीक है, 1991, इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई जा सकती है। अब इस सारे बात के बाद बेस्ट वे क्या है कंप्लेन करने का? वो क्या है कि 15 साइबर क्राइम के रिपोर्टिंग सेंटर हैं पूरे पाकिस्तान में। जैसे रावलपिंडी हर बड़े शहर में अवेलेबल है। ठीक है, 6 जोन है, 15 रिपोर्टिंग सेंटर हैं ऑल क्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें फेमस सिटी कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, एबटाबाद, ठीक है, और DI खान, और इसके अलावा फैसलाबाद,
सक्खर, हैदराबाद, यानी कि ऑल क्रॉस, कोयटा में भी हमारा सेंटर है, गिलगित में भी है। अब देखें ना कि हमने कोशिश की है कि ऐसे तमाम जोन्स को कवर किया जा सके जहाँ पे कोई भी जोन का बंदा है या ज़िले डिवीज़न का बंदा है वो जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सके। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है कि आप जाएं, इन पर्सन जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं, कंप्लेन नंबर लें, ट्रैकिंग नंबर लें वहाँ से, क्योंकि कंप्लेन उसी वक्त ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन नंबर के बाद आपको खुद ब खुद कॉल आ जाती है कि जी आप वेरिफिकेशन करवा लें। अब तो वेरिफिकेशन ऑन दैट डे ही हो जाती है। वेरिफिकेशन में वो एक ऑफिसर होता है, वो चेक करता है कि आपने जो एविडेंस दिए हैं वो जेन्युइन हैं, आप किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करके उस फाइल को ओके करता है। वो फाइल इंक्वायरी में कन्वर्ट हो जाती है। इंक्वायरी का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में क्या होता है, एविडेंस को कलेक्शन होती है, आगे वाले बंदे को बुलाया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है, उसको समन किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। अगर कहीं पे कोई रेड कंडक्ट करना हो तो रेड भी किया जाता है, और सारा कुछ करने के बाद उस इंक्वायरी को सम अप किया जाता है। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि अब इस बंदे को अरेस्ट करने की ज़रूरत है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, FIR में। ठीक है, ये तमाम प्रोसीजर जो है, ये वेरिफिकेशन, इंक्वायरी और FIR का एक केस को कंप्लीट करने का गवर्नमेंट और SOPs के मुताबिक हमारे पास 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ के अंदर हमने उस केस को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। कुछ सेक्शंस हमारे ऐसे हैं जैसे सेक्शन 21 है, सेक्शन 10 है, ठीक है, और हमारे पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सेक्शन 24 है। ये वो सेक्शंस हैं जिसमें ऑन द स्पॉट डायरेक्ट FIR होती है। सेक्शन 21 क्या है, वो फीमेल हरासमेंट है, ठीक है, और इसी तरीके से सेक्शन 10 में साइबर टेररिज्म है, और सेक्शन 24 जो है वो आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे आ जाता है। ये जो सेक्शंस हैं इनके ऊपर डायरेक्ट FIR है, डायरेक्ट अरेस्ट है, यानी कि उसके ऊपर विद इन अ डे हमारी टीम जाएगी, जाके रेड भी करेगी, FIR भी देगी, और वो कोशिश करेंगे 48 आवर्स में उस बंदे तक पहुंचा जाए। बाकी जो सेशन है वो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि उनके ऊपर डायरेक्ट हम FIR नहीं दे सकते। अब ये मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि जैसे ही हम जाएंगे और जाके वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो अगले दिन शायद हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। क्यों, इसकी वजह क्या है कि इस तरह से नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, और उस रिसोर्स ने अब एक सर्कल में से पिंडी में अब तक 10,000 से ज़्यादा कंप्लेन आ चुकी हैं एक साल में। ओके, तो इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान का फिगर्स डिफरेंट हैं और सारा कुछ है। हमारे पास लाखों में कंप्लेनें, मिलियंस में बल्कि एक साल में कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। तो अब उस कंप्लेंट्स को वेरिफिकेशन करना, फिर इंक्वायरी लगाना, फिर उनके FIRs को, केस को प्रोसीड करना, इन तमाम प्रोसीजर्स में टाइम लगता है। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि आपके साथ बेहतर लेवल पे ताउन किया जाए। लेकिन हम प्रायोरिटीज़ बेस पे काम करते हैं कि हमें पता है कि हमने सेक्शन 21 को प्रायोरिटी पहले देनी है। अब एक बंदे के 5,000 रुपये निकले हैं और एक बंदा हरासमेंट का शिकार है, तो आप मुझे खुद बताएं कि हरासमेंट वाले को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है या उस टाइम 5,000 वाले को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि 5,000 को डिटेक्ट करने का प्रोसीजर भी वही है जो आप समझ लें 5 करोड़ को डिटेक्ट करने का प्रोसीजर है। कि हमने क्या करना है, हमने बैंक को भी लेटर्स लिखने हैं, हमने प्रॉपरली एक थ्रू प्रॉपर चैनल काम करना है, और जो एक लेटर्स से बैंक का रिकॉर्ड्स आने में, सारा कुछ होने में, रिस्पांस आने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने SOPs होते हैं। अब चाहे आपका 500 निकला है, 5,000 निकला है या 5 करोड़ निकला है, टाइम फाइनेंशियल में सेम लगता है। ठीक है, इसीलिए फाइनेंशियल का कोई भी सेक्शन कॉग्निजेबल में नहीं है। ठीक है, आपके पास मोस्टली ऐसे सेक्शंस डायरेक्टली कॉग्निजेबल में है जिसमें मुख्तलिफ लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो प्रोसीजर है वो टाइम लेता है। और खुदा ना खास्ता किसी भी लिहाज से अगर आपको लगता है कि कोई ऑफिसर आपके साथ ताउन नहीं कर रहा या कुछ भी नहीं कर रहा या कोई IO आपके साथ ताउन नहीं कर रहा, तो आप उस रेलिवेंट सर्कल के सर्कल इंचार्ज से या फिर एडिशनल डायरेक्टर से मिल सकते हैं। ठीक है, हर हमारे सर्कल में एक सर्कल इंचार्ज होता है जो कि उस थाने का इंचार्ज होता है, और इसी तरह से SHO का कॉन्सेप्ट भी है, SHO भी होते हैं थाने में। और उसके बाद हर सर्कल इंचार्ज के ऊपर एक एडिशनल डायरेक्टर मौजूद है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी बात IO नहीं सुन रहा या सर्कल इंचार्ज नहीं सुन रहा, तो आप एडिशनल डायरेक्टर से भी
मिल सकते हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल चल सकते हैं। इसके अलावा जो एक और प्रोसीजर है आपके पास कंप्लेन करने का, वो PMDU है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के थ्रू भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया कि वो इन पर्सन है, ठीक है, कि ऑल क्रॉस पाकिस्तान आप जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन आंसर। सर ये बॉल गेम शो में एक आया मैसेज आया कि आपका लकी ड्रॉ में एक अदद बाइक निकला है 5 लाख रुपए का, तो इसको कैसे हम करेंगे कि हाँ जी हमारा निकला भी है कि नहीं निकला, कंफर्म है कि नहीं? देखिए, मैंने भी आपको एक बात बताई कि सलूशन क्या है। मैंने क्या सलूशन बताया था कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अब आप इस फार्मूले पे आ जाएं कि क्या आपने बॉल गेम शो में कभी अप्लाई किया, ठीक है, क्या आपने कभी बॉल गेम शो के किसी भी जगह पे अपने आप को रजिस्टर्ड किया। अब आप अपने आप को अहम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि जी मैं बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिसने बॉल शो ने मुझे इनाम यानी कि मुझे इनाम के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब आप सिर्फ थोड़ा सा ये सोचें कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जब आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपका इनाम कहाँ से निकल गया, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मोबाइल के अंदर एक सेटिंग अवेलेबल है जिसमें अननोन नंबर्स ऑन कॉल को ऑटोमेटिकली वो डिक्लाइन कर देता है, वो खुद ब खुद स्पैम कर देता है। हम मोस्टली उस सेटिंग्स को यूज़ नहीं करते, वो बहुत अच्छी सेटिंग है। यानी कि जो कॉन्टैक्ट्स और जो नंबर्स आपने सेव किए हुए हैं, ठीक है, अपनी आदत बनाएं कि मोस्टली कॉन्टैक्ट्स को सेव करें। और उसके बाद ये स्पेशली उन फीमेल्स के लिए बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जो घरों में होती हैं, यानी वालदाएँ हैं या वो फीमेल जो घरों में हैं, क्योंकि अगर आप उनके मोबाइल पे सेटिंग कर दें कि अननोन कॉल उनके पास रिसीव ही ना हो, अननोन नंबर से उनके पास मैसेज ही ना आए, तो वो किसी चीज़ में परेशानी का शिकार नहीं होंगे। और वही बात एंड में कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।